चोर एक इकट्ठे हो गए हैं, कोई भेदभाव इनमें रहा नहीं। ये अब आलमगीर आलम के बारे में नहीं बोलते कि फारूक अब्दुल्ला जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, वो भी एटम बम रखता है, इसके इंडिया गठबंधन में शामिल है दोनों बाप बेटे। पता है कि नहीं आपको? दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, और मुख्यमंत्री जब इनका खत्म होता है तो लंदन में मुसलमान की बात करते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी तो सभी के लिए सुविधाएं जुटा रहे हैं। चाहे आप वो चावल की बात करें गरीबों के लिए, वो हिंदू और मुसलमान को देख करके दिया जाता है। योजना की बात करें, हिंदू और मुसलमान को देख करके किया जा रहा है। क्या मुस्लिम बस्तियों में जल नल योजना नहीं लग रही? भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे मित्र भी हैं, कि यार मुख्यधारा में आ जाओ, वोट दो भाजपा को। कितनी बार इस पॉलिटिकल घनचक्कर में तुम बिकते रहोगे? कभी राजद तुमको खरीद लेता है, तो कभी जेएमएम, तो कभी कांग्रेस। पिछला चुनाव मैं आपको आज बता देता हूं लक्ष्मण जी, सारी चीजें साफ हो गई थी जो भ्रम थी। सो मैडम उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने जा रहे। देश में चुनाव चल रहा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है, और जब ऐसे ही कहीं चौक चौराहे पर मिलते हैं तो आप सीधा जान लीजिए कि अभी जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी चर्चा ही होगी। बहुत ही अजीज बड़े भाई हैं जो कई वर्षों से लगातार पत्रकारिता के जगत में अपनी योगदान को दे चुके हैं और बेहतरीन प्रदर्शन भी कर चुके हैं। और अब सबसे बड़ी खुशी की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में आए हैं, उनके परिवार में शामिल हुए हैं, और एक बड़ी परिवार है भारतीय जनता पार्टी, उनमें शामिल हुए हैं। तो निश्चित तौर पर हम भी ये भी जानने का प्रयास उनसे करते हैं कि क्या पत्रकारिता में कमियां रह गई थी, या पत्रकारिता को आपने क्यों पसंद नहीं किया। क्योंकि हम लोगों ने भी पत्रकारिता शुरू किया तो बहुत चीज़ों को इनसे सीखने का मौका मिला। और ये जब राजनीतिक दल में उतर के आ गए हैं तो हम लोगों में काफ़ी उत्साह भी है, खुशी भी है। हम सीधे जानने का प्रयास करते हैं। विजय चौरसिया जी हमारे साथ में हैं। भैया, तो आपका बहुत बहुत बधाई है कि आपने एक बेहतर उज्जवल भविष्य के लिए एक बड़ी पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? चलिए, सबसे पहले तो आपको और आपके इस चैनल को, जिसको मैं बहुत पसंद करता हूं, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद कहता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से न सिर्फ पूरे कोडरमा वासियों को बल्कि पूरे भारतवर्ष को मैं एक संदेश देना चाहता हूं। सबसे पहले नमन करते हुए, ये जो बेला है, चुनावी बेला है, ये धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। और हम आप चाहे जो भी रहे, सभी धर्म के साथ रहना चाहिए, अधर्म के साथ नहीं रहना चाहिए। और वो चीज़ें दिख भी रही है लक्ष्मण जी। जैसा कि आपने कहा कि आप पत्रकार रहे हैं और आपको क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपने पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया। दरअसल लक्ष्मण जी, हम फिर वही बात दोहराना चाहेंगे। हम अभी इस बात को कहा भी था कि आखिर कोई व्यक्ति पत्रकार क्यों बनता है। आखिर कोई जुआ जब किशोरा अवस्था में रहता है, पढ़ाई का माहौल रहता है, या पढ़ाई से वो निकल जाता है, या पढ़ाई के क्रम में रहता है, तो वो जुआ के मन में, उसके मस्तिष्क में आखिर क्या चलता है कि वो पत्रकार बनता है। बहुत इन्हें गिने लोग बनते हैं। अभी आप देख लीजिए कि जमुआ की जनसंख्या तकरीबन 3.5-4 लाख की होगी, मैं अनुमानता कह रहा हूँ। कितने पत्रकार हैं? और इससे पहले कितने पत्रकार थे जब ये मोबाइल नहीं था? इन्हें गिने चुने थे, 8-10 थे। क्यों थे? आखिर उसके दिमाग में क्यों आया कि मैं कोई पान गुमटी ना खोलूं, मैं कोई गल्ला का दुकान नहीं करूं, मैं कोई होटल ना करूं, मैं कहीं नौकरी मुंशी का ना करूं, मैं पत्रकार बन जाऊं? ये ख्याल क्यों आता है, ये आप अपने मन से पूछिएगा। मुझे चूंकि मैं ऑन कैमरा हूं तो मैं बता देना चाहता हूं। हाँ, हो सकता है कि आम जन इसको नहीं समझते हो। जब किसी जुआ मन को कोई चीज टच करता है, उसे जब व्यवस्था पे तकलीफ होती है, उसे जब उंगली उठाने की नौबत आती है व्यवस्था पे, जो चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं होती दिखती है, तो एक जुआ मन आंदोलित होता है। उसे लगता है कि बहुत कुछ गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और तब उसको एक माध्यम खोजता है वो। तो उसे लगता है कि इस भड़ास को मैं कलम के माध्यम से निकालना मेरा बेहतर होगा, माइक के माध्यम से निकालना बेहतर होगा। चूंकि अब माइक का जमाना ज्यादा है, पहले कलम चला करती थी ज्यादा। तो वो जुआ मन अपने रोजगार से, अपने व्यवसाय से, अपने बच्चों के फिक्र से, अपने माता पिता के फिक्र से ऊपर उठ करके
एक समाज के सेवक के रूप में, एक देश के सेवक के रूप में, एक मानवता के सेवक के रूप में वो कलम पकड़ता है, वो माइक पकड़ता है। आप अपने दिल से पूछिएगा कि जब शुरुआत में आपको पत्रकार बनने की चाह प्रस्फुटित हुई होगी, कोमल जब खिला होगा, तो आखिर उसके पीछे भावना क्या हुई होगी। बाद में जब पत्रकारिता के इस अंधयुग में, माफ करेंगे मुझे, अंधयुग इसलिए कह रहा हूं कि मैंने वो दौर देखा है जब बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाती है, जब आपको कोई पेमेंट नहीं मिलता है और पब्लिक आपसे आशा करती है कि मेरी खबरें भी बड़ी प्रमुखता से छपनी चाहिए थी। यहाँ नाली नहीं है, यहाँ गली नहीं है, यहाँ ये पदाधिकारी घूस मांग रहा है, यहाँ ये पंचायत सेवक बगैर पैसे का काम नहीं करना चाहता है। ये जनता जब आपसे होप करती होगी तो उसे शायद आपकी पीड़ा का एहसास नहीं होता होगा कि लक्ष्मण जी ने आज भोजन किया या नहीं किया, आज उसकी भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी, ये शायद जनता नहीं समझती है। मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि मैं आपको बता देता हूँ कि जितना क्रस, जितनी मुफलिसी से ये अखबार वाले भाई घूमते हैं ना, ये माइक वाला भाई घूमते हैं ना, उतनी मुफलिसी से मनरेगा का मजदूर नहीं घूमता मेरे मित्र। मैं आपको बता देना, मनरेगा का मजदूर जब साइट पे जाता है तो उसे पता रहता है कि हमें आज ये मजदूरी मिलेगी, वो 200 हो, 400 हो, सरकार का जो भी हो। लेकिन एक पत्रकार जब कलम लेकर के निकलता है, माइक लेकर के निकलता है, तो उसे कुछ नहीं पता होता। लेकिन एक तमन्ना होती है, एक ज्वाला होती है कि नहीं, फलना जगह गड़बड़ हो रहा है, मैं उसे प्रकाशित करूंगा। और इसके चलते वो समाज में, प्रशासन में कई दुश्मन पाल लेते हैं। बावजूद जब व्यवस्था नहीं सुधरती है, लक्ष्मण जी, आपने कई बार व्यवस्थाओं पे अपनी कलम चलाई है, माइक उठाया है, आपका अनुभव है कि चीजें सुधर गई हमारे और आपके चलाने से? बिल्कुल नहीं सुधरती है। तो जब मैं देखता हूं, मैंने 30 साल पत्रकारिता का लंबा जीवन तय किया है, मैंने अपने जीवन के बहुमूल्य समय दिया है इस आशा में कि अब बदलाव ला देंगे, अब चीजें निखर जाएगी, अब नेताओं के पसीने पे बल पड़ेगा, अब पदाधिकारी की आत्मा जगेगी। लेकिन लिख लिख करके जब कलम घिस गई, माइक चला चला करके थक गए, अपना पेट्रोल चला करके, अपना खून जला करके, और व्यवस्था जब सुधरते हुए नहीं दिखा मुझे, तो मुझे लगा कि देश का चौथा स्तंभ तो जरूर हूं, लेकिन देश का चौथा स्तंभ जर्जर की अवस्था में है। तो फिर क्या करना चाहिए, कैसे समाज बदलेगा? तो मुझे लगा कि दूसरा स्तंभ पकड़ना चाहिए हमें, पहला स्तंभ हमें पकड़ना चाहिए। और इसी ख्याल से, और जौला वही है, तमन्ना वही है चीजों को बदलने की, एहसास वही है कि व्यवस्था में सुधार लाने की। लेकिन मैंने रास्ता बदल लिया है, मैंने रास्ता अलग चुन लिया है, मंजिल हमारी अभी भी वही है। लक्ष्मण जी, अब आप पूछेंगे कि आपने भाजपा में ही क्यों आया? बिल्कुल, ये प्रश्न उठता भी है कि हमने पहले इसलिए कहा पत्रकारिता से आपका अच्छा संबंध रहा है, तो आपने उन सारी बातों को बताया जो लोग नहीं भी जानते होंगे, या जानते भी हैं तो लोग इसे मानते नहीं होंगे। अब चूंकि पत्रकारिता से हट के जब आप राजनीतिक जीवन शुरू करने जा रहे हैं, तो मुझे ये बता ही दीजिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को ही आपने क्यों चुना? इससे पहले भी प्रमुख महतिया जेएमएम में रह चुकी है और जेएमएम में काफी समय तक उन्होंने समय भी दिया है, लेकिन क्यों ऐसा लगा कि अब मुझे क्षेत्रीय पार्टी को छोड़ करके राष्ट्रीय पार्टी में आनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने वाजिब प्रश्न पूछा है और ये प्रश्न बहुत जायज है। मैं आपको बता दूं कि चूंकि मैं मिजाज से आंदोलनकारी रहा हूं, और इसी क्रम में आपने देखा होगा लक्ष्मण जी कि हमने कलम को एक बार और विराम दे करके आम आदमी पार्टी के साथ अपना जुड़ाव किया था। आदरणीय केजरीवाल के संग में मैंने इसी कोडरमा की धरती से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि चीज़ें ऐसी थी कि बहुत कम वोटों में मैं सिमटा था और झारखंड में हम लोग सीट नहीं निकाल पाए थे। केजरीवाल का जब तूफान उठा था आम आदमी पार्टी के रूप में, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के बाद मैं जब दिल्ली गया था और सारे सांसद कैंडिडेट जब दिल्ली पहुंचे थे, तो मुझे लगा था, मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ था, मेरा सीना चौड़ा हुआ था कि पूरे हिंदुस्तान का जो क्रीम है वो एक कमरे में आ गया है। चाहे हम मेघा पाटकर की बात करें, चाहे हम अन्ना हजारे की बात करें, चाहे हम अरविंद केजरीवाल की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, चाहे हम क्या है कविराज की बात करें, चाहे हम प्रशांत भूषण की बात करें, लेकिन सने सने
जब हमने केजरीवाल साहब से हमने कहा, दयामणि बारला जी और हम लोग सभी थे कि हमने लोकसभा लड़ लिया और अपने बलबूते पे लड़ा, जनता के मदद से लड़ा, अब हमें विधानसभा लड़ना चाहिए, क्योंकि जो वोट हमें आए हैं झारखंड में 2 लाख वोट तकरीबन आए थे, तो आखिर वो 2 लाख व्यक्ति जो हमारा है, बगैर किसी लालच लोभ का उन्होंने मुझे वोट दिया है, तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा अगर हम विधानसभा नहीं लड़ेंगे तो। लेकिन केजरीवाल साहब को थोड़ा ईगो प्रॉब्लम है, लाख मनाने के बावजूद वो नहीं माने कि नहीं हमें विधानसभा झारखंड में नहीं लड़ना है। तो मन में ये सोचा कि जब परीक्षा की तिथि नहीं होनी है, परीक्षा ही नहीं होनी है, तो स्टूडेंट क्या चीज का तैयारी करे, क्यों पढ़े कोर्स की किताबें। मैं तो अभी भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सलाह देना चाहता हूं कि पुस्तकें तब पढ़ना स्टार्ट करो, प्रतियोगिता की कुछ पुस्तकें, वैसे नावल और साहित्य की चीजें पढ़ा करो, जब परीक्षा की तिथि हो यार, परीक्षा होनी हो, परीक्षा ही नहीं होनी। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी का जो श्री गणेश हुआ वो कांग्रेस की गलत नीतियों के खिलाफ श्री गणेश हुआ। आपको याद होगा कि उस समय कांग्रेस की मुख्यमंत्री हुआ करती थी दिल्ली में, और उसी के खिलाफ केजरीवाल साहब चुनाव लड़े थे, और कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ आम आदमी पार्टी का श्री गणेश हुआ था, क्योंकि उस समय भारत में भाजपा की सरकार नहीं थी। हम माले भाकपा माले की भी बात कर लेते हैं, चूंकि इंडिया गठबंधन में अभी सभी एक साथ हैं, तो भाकपा माले का भी उदय उस काल में हुआ था जब भाजपा की सरकार नहीं थी। भाकपा माले का उदय हुआ था कांग्रेस की गलत नीतियों के खिलाफ, भाकपा माले का उदय हुआ था राजद की आदरणीय लालू यादव की गलत नीतियों के खिलाफ, भाकपा माले का उदय हुआ था झारखंड मुक्ति मोर्चा की नीतियों के खिलाफ। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई अभी क्या हो गया, तुम तो भाजपा के खिलाफ अपना उदय नहीं किया था, आज भाजपा के खिलाफ हो गए, जिसके खिलाफ तुम्हारा उदय हुआ था उसी की गोद में बैठ गए यार। अब हमारे आदरणीय विनोद जी जो इंडिया गठबंधन के अभी यहाँ पे प्रत्याशी है, मैं विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूँ, विनोद जी अच्छे आदमी हैं आप, आपने कभी किसी भाषण में, आपने भी बहुत सारा भाषण दिया अभी लोकसभा के क्षेत्रों में घूम घूम करके, आपने कभी आलमगीर आलम के बारे में पूछा? आपने कभी बताया कि उसके नौकर के तिजोरी में 40 करोड़ रुपए कैसे आए? आपने नहीं बोला होगा। हाँ, आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है लक्ष्मण जी, मैं बता रहा हूं कि एक ब्राह्मण व्यक्ति बड़ी निष्ठा से सात्विक मंत्रों का उच्चारण करते हुए टीका लगाने के क्रम में बहुत सारे व्यक्तियों को टीका देते हैं। बड़े, आप जानते हैं कि ब्राह्मण जब टीका लगाते हैं तो वो टीका नहीं रहता, वो उसकी भावना होती है जो आपके लीलार में, आपके कपाट में वो अंकित करता है कि आपका सब कुछ अच्छा चले, आप फले फूले, आप पे कोई विघ्न नहीं आवे। ये मनन करते हुए को ब्राह्मण वो तिलक को लगाता है। हम लोग सनातन धर्म से हैं, हम यही मानते हैं। आदरणीय विनोद जी का एक वीडियो नहीं, कई वीडियो आए लक्ष्मण जी, मैं उनको बहुत आदरणीय मानता हूं। ये क्या ड्रामा है, क्यों नहीं लगाए भाई? क्या हो जाता अगर ये तिलक लग जाती? नाराज हो जाते आपके मुस्लिम भाई। अरे भाई, मुस्लिम भाई नाराज नहीं होते। मैं आपको बताऊं, कई बार मैंने सरफराज अहमद साहब को देखा है मौली बंधवाते हुए और चंदन लगाते हुए, इरफान अंसारी साहब को देखा है। आपका क्या दिखावा है यार? और ये आइडियोलॉजी अगर है आपकी, ये हम तिलक के खिलाफ है, हम मौली के खिलाफ है, हम पूजा पाठ के खिलाफ हैं, तो फिर वैसे वैसे आइडियोलॉजी वालों से वोट क्यों लेना चाहते हैं? फिर वैसे ही आइडियोलॉजी वालों से वोट मांगे आप। और मुझे नहीं लगता कि हमारे हिंदुस्तान में इनके आइडियोलॉजी के कुछ लोग बचे हैं, तो वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में होंगे। इन सारी चीजों को देखते हुए लक्ष्मण जी मन बड़ा आहत हुआ। हमारी पत्नी जेएमए में भी रही, आपने भी बताया है, लूट का व्यापार सा चल रहा है। हमारा और आपका जो थाउट है ना, हिंदू और मुस्लिम एकता की, उस थाउट को ये लोग कैश करता है, ब्लैकमेल करता है, और उस थाउट को भंजा करके ये चोरी में लग जाता है। आदिवासियों की जमीन चोरी करके इनके साहब अंदर में है। आदरणीय क्या कहेंगे आप, हेमंत जी सीएम साहब हैं? अब कैसी बात है, आपको पता होगा लक्ष्मण जी कि जब मेरी पत्नी सोनी चौरसिया प्रमुख थी यहाँ पे, कई बार जब हम जन वितरण के खिलाफ डंडा खड़ा करते थे और बिचौलियों को घरेद के भगाते थे हमारी पत्नी, तो एमओ कई बार पैर पकड़ते हुए आया। यहाँ हमारे कुछ पत्रकार मित्र हैं, जानते हैं कि एक ठो दुकान ले लीजिए सर जन वितरण का, बहुत लाभ होगा। हम कहे चलो
ये चीज हमारे लायक नहीं है, हम नहीं चला पाएंगे। कैसे ले लिए खनन का पट्टा अपने नाम से भाई? मुख्यमंत्री है, फादर मुख्यमंत्री रहा है, कैसे ले लिए? इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं, बेवकूफ तो है नहीं, कैसे कैसे सलाहकार हैं आपके। और मैं कहता हूं कि इस कांड में जिन्होंने सरकारी गवाह बना है, इनके जो हमसाये थे अभिषेक कुमार पिंटू, वो सरकारी गवाह बना है। वो कह रहा ईडी में कि भाई हेमंत जी के कहने पे ये काम हुआ है। और बहुत आश्चर्य का बात है कि अभी जब लिस्ट जारी हुई उनके स्टार प्रचारकों का, तो उसमें अभिषेक कुमार पिंटू का भी नाम। कैसा मजाक है यार। तो मैं वही कह रहा था लक्ष्मण जी कि जब सारे चोर एक ही टोकरी में इकट्ठे हो गए है, कोई भेदभाव इनमें रहा नहीं। ये अब आलमगीर आलम के बारे में विनोद जी नहीं बोलते, ये अब नहीं बोलते कि फारूक अब्दुल्ला जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, वो भी एटम बम रखता है, इसके इंडिया गठबंधन में शामिल है दोनों बाप बेटे। पता है कि नहीं आपको? दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, और मुख्यमंत्री जब इनका खत्म होता है तो लंदन में जाके रहते हैं, व्यापी है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक भारतीय होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते, जो लहू हमारे नस नाड़ियों में बह रहा है भारत का, इसके नाते मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद का दामन थामना हर जुआ का लगता है कर्तव्य सा है। नहीं तो हमारी आने वाली संततियां हमसे पूछेगी, मैं बार बार कहता हूं कि जब राष्ट्रवाद की गंगा बह रही थी पूरे देश में, अब पूरा विश्व जब इसको टकटकी लगाए देख रहा था कि आदरणीय नरेंद्र मोदी का जलवा पूरे विश्व में जब फैल रहा था, तो हमारे पिताजी ने तो अलग रास्ता अपना लिया था। ये सारी चीजों को सोच करके, विचार करके कि जब चोरों का कोई सिद्धांत नहीं है तो हमें अपने राष्ट्रवाद से प्रेम होना चाहिए। और मैंने देखा है कि जब से नरेंद्र मोदी साहब सत्ता में आए हैं, 10 साल हो गए, एक दंगा देश में नहीं हुआ लक्ष्मण जी। लोग हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी तो सभी के लिए सुविधाएं जुटा रहे हैं। चाहे आप वो चावल की बात करें गरीबों के लिए, वो हिंदू और मुसलमान को देख करके दिया जाता है क्या? चाहे जल नल योजना की बात करें, हिंदू और मुसलमान को देख करके किया जा रहा है क्या? क्या मुस्लिम बस्तियों में जल नल योजना नहीं लग रही है क्या? क्या ट्रेनों के नए नए रूट बनाए जा रहे हैं, नई नई गाड़ियां व्यवस्थित की जा रही है? तो क्या खाली हिंदुओं के लिए है या मुसलमानों के लिए भी है? क्या इतने एम्स खुल गए? एक एम्स था देश में, वाजपेयी आए तो 4 किए, 5 हो गए, अभी 19 एम्स हैं और एम्स का भी प्लानिंग हो रहा है। तो क्या उसमें सिर्फ हिंदुओं का प्रवेश है, मुसलमानों का नहीं है क्या? हम तो कृषि निधि है, बहुत सारे योजनाएं, मैं उतना गिनवा नहीं पाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। हम तो आदरणीय मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं, बहुत सारे हमारे मित्र भी हैं, कि यार मुख्यधारा में आ जाओ, वोट दो भाजपा को। कितनी बार इस पॉलिटिकल घनचक्कर में तुम बिकते रहोगे? कभी राजद तुमको खरीद लेता है, तो कभी जेएमएम, तो कभी कांग्रेस, कभी सब कोई मिल करके। तुम्हारे मनोभाव को कभी कोई इज्जत दिया? इंडिया गठबंधन यहाँ चुनाव लड़ रही है झारखंड में, मुस्लिमों की बात कर रही है लक्ष्मण जी, कितने सीट मुस्लिम भाइयों को दिया इन्होंने? कहां मुस्लिम प्रत्याशी खड़े किए गए हैं गठबंधन से? तो किस फेरे में हमें, मुझे पता नहीं चलता। और एक आदरणीय नरेंद्र मोदी को आप लीजिए, चाहे शाहनवाज हुसैन हो, चाहे वो नकवी साहब हो, सभी प्रवक्ता रहे देश के पार्टी के। अभी एक और पूनावाला आए हैं, प्रवक्ता हैं। तो ये इज्जत भाजपा भी मिल सकती है, वहां हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है। लोगों ने भ्रम सा फैला रखा है, और मैं समझता हूं कि राष्ट्र और मजबूत हो जाता अगर हमारे मुस्लिम भाई इस घनचक्कर को समझ जाते और आदरणीय नरेंद्र मोदी में आस्था जता करके। उसे तो मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भाई हैं और बहनें हैं जो 3 तलाक खत्म हुआ है, बहुत सारे वोट पड़ते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा अंतर से लक्ष्मण भाई किसी भ्रम में ना रहें। मैं समझता हूं कि जो आदमी जीता हुआ रहता है तो उसके खिलाफ कुछ कुछ शिकायतें आ जाती है, मैं देखता हूं। लेकिन जो नरेंद्र मोदी की आभा है, जो हिंदुस्तान का आगाज है, उसके लिए लोग कुछ देखना नहीं चाहता, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब को देख रहे हैं। मैडम बहुत कम आ पाई, मुझे मालूम है, लेकिन क्या करती, मैडम देश की थी। मैडम अब कोडरमा से उठ करके देश की हो गई थी। वो कभी हरियाणा का प्रभारी रही, कभी यूपी की प्रभारी रही। तो और इसी क्रम में हमारा जो लोकतंत्र है वो कई हिस्सों में बटा हुआ है लक्ष्मण जी। वार्ड सदस्य से लेकर के सांसद और प्रधानमंत्री तक जाता है हमारा लोकतंत्र। वार्ड सदस्य का जो काम है वो विधायक तो नहीं करेगा, मुखिया का जो काम है सो सांसद तो नहीं करेगा। तो कामों का बंटवारा है। सांसद जो होते हैं वो प्रधानमंत्री के सदन के सदस्य होते हैं, वो देश संवारने में लगे रहते हैं कि कहां न्यूक्लियर बनाना है, कहां रोबोट बनाना है, किस देश से क्या वार्ता करनी है, किससे समझौता करना है, देश लेवल पे होते हैं। हमारे कुछ लोगों ने गलत बयानी दे दे करके
सांसद के पद को छोटा करना चाहा है। मुखिया के कामों से सांसद के पद की तुलना किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि हमारा वोटर बहुत जागरूक है, सारी चीजों को समझता है, किसी भ्रम में नहीं है। और जो अंतर से मैडम जीती थी पिछला चुनाव, मैं आपको आज बता देता हूं लक्ष्मण जी, सारी चीजें साफ हो गई थी जो भ्रम थी सो। मैडम उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने जा रही है, किसी मुगालते पे कोई ना रहे। 62,000 में पिछला चुनाव में राजकुमार यादव जी यही भाकपा माले से सिमटे थे। कितना वो बढ़ा लीजिएगा, क्या हो जाएगा? लोग समझ रहे हैं सभी बातें। हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम अल्पसंख्यक बंधु जो हमारे मुस्लिम हैं, उनका भी भारी मात्रा में वोट मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि झारखंड में कोडरमा सबसे ज्यादा अंतर से भाजपा जीत रही है, ये आप लिख लीजिए। तो ये निश्चित तौर पर जब चुनावी चर्चा होती है तो बहुत सारी बातें छन के आती है। जैसे विजय जी ने कहा, सबसे पहले तो हमने जानने का प्रयास किया कि पत्रकारिता का जीवन जो था इनका, वो लोगों के बीच में लाए। और जब राजनीतिक जीवन शुरू किया तो उन्होंने साफ तौर पर क्या कहा आप जरूर सुने होंगे। और मैं एक चीज़ भी कह देना चाहता हूँ कि वाकई में जो क्षेत्र की बातें आती है, जो क्षेत्र की बातें सब छन के आती है, अगली कड़ी में हम और आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।